ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। चैप्टर नंबर 3 विच इज प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने ऑडिट साइकिल डिस्कस किया था। मैं जरा आपको रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। ऑडिट साइकिल कि ऑडिट हमने कहा था कि यार डिफरेंट स्टेजेस में हम कंडक्ट करते हैं। ऑडिट की जो पहली स्टेज है वो आपके पास प्लानिंग है, ऑडिट प्लानिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो सिस्टम आपके पास स्ट्रांग होगा या सिस्टम आपके पास वीक होगा। अब अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो एज अ रिजल्ट हम लेस सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेंगे, और सिस्टम वीक होगा तो हम डिटेल्ड सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेंगे। और फिर आपके पास रिव्यू की स्टेज आएगी, और लास्ट स्टेज जो है वो आपके पास रिपोर्ट की होगी। सो ऑडिट साइकिल, प्लानिंग की स्टेज, फिर असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फिर या सिस्टम स्ट्रांग होगा या सिस्टम वीक होगा। सिस्टम स्ट्रांग होगा तो लेस सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेंगे, सिस्टम वीक होगा तो डिटेल सब्सटैंटिव टेस्टिंग करेंगे, और फिर रिव्यू की स्टेज है और लास्ट स्टेज आपकी रिपोर्ट की है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सारे काम हमने परफॉर्म करने हैं, यानी ऑडिट को प्लान भी करना है, फिर क्लाइंट के सिस्टम को असेस भी करना है, फिर सब्सटैंटिव टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी है, फिर रिव्यू स्टेज भी है, और फिर रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करनी है। ये सारे काम हमारे लिए एकदम पॉसिबल नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं हम कर सकते कि ईयर एंड पे जब ऑडिट स्टार्ट करें तो प्लानिंग भी कर लें, फिर असेसमेंट ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कर लें, फिर टेस्टिंग भी परफॉर्म कर लें, फिर रिव्यू भी कर लें, और फिर रिपोर्ट भी ड्राफ्ट हो जाए। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऑडिट को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब प्लानिंग के स्टेज पर तो हमने ऑडिट को प्लान करना है। प्लानिंग में भी और क्या क्या करना है ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली ये भी समझते हैं कि ऑडिट को प्लान करना है, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑडिट प्लान बनाना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से असेसमेंट ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हमने उनके सिस्टम को असेस करना है। अब इन दोनों चीजों के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ना ऑडिट को प्लान करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ना ही एंटिटी के सिस्टम टेस्टिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस काम को हम ईयर एंड से पहले परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इवन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जरूरत ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो ये काम हम क्या करते हैं, हम इंटरम स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, और उसको कहते हैं इंटरम ऑडिट दैट टेक्स प्लेस बिफोर द ईयर एंड। इंटरम ऑडिट, ताकि ईयर एंड पर हमारे पास बर्डन ना हो, ईयर एंड पर हमें टाइम प्रेशर ना हो, और आराम से सुकून से ऑडिट प्लान करें, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएं, प्लान बनाएं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले क्लाइंट की, रिस्क असेसमेंट करें, फिर उनके सिस्टम को असेस करें, ताकि लेटर ऑन आपको ये पता चल सके कि आपने लेस सब्सटैंटिव टेस्टिंग की तरफ जाना है या डिटेल टेस्टिंग की तरफ जाना है। और फिर ये जो आपने काम परफॉर्म करना है, यानी टेस्टिंग, रिव्यू और रिपोर्ट, इंक्लूडिंग स्टॉक टेक वगैरह, ये फिर आप ईयर एंड और ईयर एंड के बाद रख लें, जिसको हम कह देते हैं फाइनल ऑडिट। सो ये बात याद रखें कि हमने ऑडिट को ही दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक्सटर्नल ऑडिट को दो पार्ट्स के अंदर। एक दैट टेक्स प्लेस बिफोर द ईयर एंड, दैट इज इंटरम ऑडिट, और फिर हमारे पास है सिंपली फाइनल ऑडिट, इंटरम ऑडिट, फाइनल। और जो हमारा ओपिनियन होगा वो हमारा ओपिनियन कलेक्टिव ओपिनियन होगा, जो कि इंटरम और फाइनल ऑडिट दोनों की टेस्टिंग पर बेस करता है। ऐसा नहीं होगा कि इंटरम में अलग ओपिनियन होता है, फाइनल में अलग, ऐसा हरगिज नहीं होता। प्लस यहां पे एक और बात याद रखें कि ये जब हम प्लानिंग के बाद एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को असेस कर रहे हैं, ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि अगर एंटिटी का सिस्टम स्ट्रांग हो तो सिस्टम से ही फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती हैं।
ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सिस्टम से ही फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी। मैंने कहा आप किसी भी अच्छे, फॉर एग्जांपल अगर एक सुपर स्टोर की एग्जांपल ले लें, मैंने आपको इसमें एग्जांपल देके ये बात समझाई थी, सुपर स्टोर की आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप सुपर स्टोर पे जाएं तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बैग्स वगैरह है तो वो आपसे लेके अपने लॉकर में रख लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक टोकन दे देते हैं, आप जाते हैं, आप एक ट्रॉली ले लेते हैं, जो जो चीज आपको चाहिए उस एल की तरफ आप मूव करते हैं, देन यू पुट दैट थिंग इन योर कार्ट, इन योर बकेट, और फिर वो ले जाते हैं आप काउंटर पर, काउंटर पर वो उसको बार कोड से स्कैन कर लेता है, रिकाउंटिंग करता है, फिर आपको एक बिल बना के देता है। अब इसी तरीके से रीडर्स लगे होते हैं गेट पर भी कि आप कोई चीज बगैर पेमेंट के ना लेके जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं डे एंड पर उसकी सेल्स की फिगर सिस्टम से निकालूं तो क्या वो रिलायबल होगी? बिल्कुल रिलायबल होगी, क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी चीज विदाउट रिकॉर्डिंग कोई ना लेकर जा सके, एक एक चीज रिकॉर्ड हो, बार कोड रीडर से प्राइसिंग अटैच की हुई है ताकि सही प्राइस रिकॉर्ड हो। तो इसका मतलब है उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से उनकी सेल्स की फिगर पे मैं रिलाई कर सकता हूं। इसी तरीके से जो जो चीज बिकती गई इन्वेंट्री से कम होती गई ऑटोमेटिकली, इन्वेंट्री सिस्टम इंटीग्रेटेड है उनका, जो चीज बिक रही है इन्वेंट्री से खत्म हो रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इन्वेंट्री की फिगर रिलायबल है? बिल्कुल कह सकता हूं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दी थी कि मैं सुपर स्टोर पे गया और मुझे एक चीज चाहिए थी जो कि सामने एल्स पर नजर नहीं आ रही थी, शेल्व्स में नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझे कहा कि वेट करें सर, मैं चेक करता हूँ सिस्टम में कि हमारे पास पीछे स्टोर में कितनी पड़ी हुई है। उसने चेक किया सिस्टम के अंदर तो उसने कहा जी हाँ जी, 3-4 यूनिट्स पीछे पड़े हुए हैं स्टोर में, मैं मंगवा देता हूँ। उसने एक लड़के को कहा जाओ यार वो पीछे 4 यूनिट्स पड़े हुए हैं, चारों के चारों उठा के ले आओ। अब अगर मिसाल के तौर पे वो लड़का आके कहे जी वहां पे तो कुछ भी नहीं पड़ा, अब इसका मतलब ये है कि सिस्टम में इन्वेंट्री शो हो रही है लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है सिस्टम की फिगर पर रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वो लड़का 4 के 4 यूनिट्स उठा के ले आए और वाकई वो जो 4 पड़े थे सिस्टम के मुताबिक 4 ही हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम की फिगर पर रिलाई किया जा सकता है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्लाइंट का सिस्टम स्ट्रांग है या क्लाइंट का सिस्टम वीक है। अगर क्लाइंट का सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी टेस्टिंग को रिड्यूस कर लें क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। तो जब उनका सिस्टम खुद ही इतना स्ट्रांग है, उनकी फिगर्स लायबल हैं, तो बस इतनी टेस्टिंग परफॉर्म कर लें कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि भाई फिगर्स ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर सिस्टम वीक है तो अकॉर्डिंगली हमें टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। ये जब हम सिस्टम को असेस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि सिस्टम स्ट्रांग है या सिस्टम वीक है, ये भी ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू पता लगाते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नाम से जाहिर है, टेस्टिंग द एंटिटीज कंट्रोल्स। ये जो हमने सिस्टम की असेसमेंट की ना और ये पता लगाया कि सिस्टम स्ट्रांग है सिस्टम वीक है, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी क्लाइंट के सिस्टम को टेस्ट किया। और फिर ये जो हम फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, डिटेल्ड और लेस, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग। फर्क क्या होता है इन दोनों में? ये दोनों ही ऑडिट प्रोसीजर है, ये पॉइंट यहां पे समझ लें ताकि आपको कंप्लीट आपकी कंफ्यूजन यहां पे खत्म हो जाए। अक्सर स्टूडेंट्स को ऑडिट के पेपर में ये कंफ्यूजन रहती है। ये जो ऑडिट साइकिल में दो टाइप्स के प्रोसीजर आपको नजर आएंगे। एक ऑडिट प्रोसीजर है टू टेस्ट द सिस्टम, और फिर जब सिस्टम टेस्टिंग होगी फिर बारी आ जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, टू टेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अमाउंट्स, प्रेजेंटेशंस, डिस्क्लोजर्स, ईच एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। तो टू टेस्ट द सिस्टम जो प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं उनको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और टू टेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट प्रोसीजर यूज हो रहे हैं इनको हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कहते हैं। सो आप देख लें कि कंप्लीट ऑडिट साइकिल में पहले प्लानिंग की स्टेज है, फिर असेसमेंट ऑफ क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है,
सिस्टम स्ट्रांग होगा या वीक होगा, फिर लेस या डिटेल टेस्टिंग होगी, फिर रिव्यू की स्टेज और फिर रिपोर्ट की स्टेज। और यहाँ पे दो किस्म के ऑडिट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। एक टू टेस्ट द क्लाइंट सिस्टम, जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोलते हैं, यानी पहले सिस्टम टेस्टिंग करते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ऑलराइट, हम सबसे पहली स्टेज ऑडिट की डिस्कस कर रहे हैं, विच इज ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग की स्टेज, ऑडिट प्लानिंग। और आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। अब ये है क्या? ये कंप्लीट एक सिनेरियो है जो कि हमें समझना है, और मैं जब आपको ये समझा दूंगा तो फिर आपको बुक से रीड करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन पहले आपने इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि ये है क्या। देखिए भाई, जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने वहां पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट, अगर आपको याद हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट ये था कि ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को रीजनेबल अश्योरेंस देनी है। रीजनेबल अश्योरेंस रिगार्डिंग व्हाट? कि whether the financial statements are free from material misstatement. Financial statements are free from material misstatement. ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को यह एश्योरेंस देनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। एंड दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in accordance with relevant and applicable financial reporting framework. So financial statements are prepared in accordance with applicable and relevant financial reporting framework. ये हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, हाई लेवल कॉन्फिडेंस देना है शेयर होल्डर्स को कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो कि ऑडिटर, ऐसे मिसस्टेटमेंट जो कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को चेंज कर सकती है। और हमने कहा था मटेरियल क्या होता है? An item is material if it can affect the decision of the user of the financial statements. और शेयर होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग क्या है रिगार्डिंग द कंपनी। सो एक तो ये एश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, और दूसरा ये कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एंड रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनी है। अब क्यों ये शेयर होल्डर्स को हमसे एश्योरेंस चाहिए? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में एजेंसी प्रॉब्लम, कि कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं और शेयर होल्डर्स बैठे हैं कंपनी के बाहर। शेयर होल्डर्स ऑनर्स हैं और कंट्रोल दिया हुआ है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डायरेक्टर्स कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देख रहे हैं, कंपनी के ऑपरेशंस को डील कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देख रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देख रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देख रहे हैं। कंप्लीट कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास है, डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी कैसे चल रही है? तो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी। लेकिन शेयर होल्डर्स को डाउट ये है कि हो सकता है डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट में ना काम करना शुरू करते हैं। They start filling their own pockets, they start making their own money, और वो जो है ना वो एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, वो जो फिड्यूशियरी ड्यूटी है उनकी वो भूल जाएं, और कंपनी की एक डिफरेंट पिक्चर शेयर होल्डर्स को बना के पेश करें जो कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस और पोजीशन को शो ना करती हो। इसलिए हमने कहा था कि शेयर होल्डर्स नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो आए और डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे और शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस दे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और क्या ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स बनी है। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, व्हेन ऑडिटर इज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, there are two risks. जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है तो दो रिस्क हैं। रिस्क किसे कहते हैं? जब हम कहते हैं ना रिस्क, तो रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग। इसका मिसाल के तौर पे कोई कहे यार रिस्क है कि हम मैच हार ना जाए, कभी किसी ने ये थोड़ी कहा है कि रिस्क है कि हम मैच जीत जाएं। रिस्क को यूजुअली हम नेगेटिव आउटकम की तरफ देखते हैं, वर्स देन एक्सपेक्टेड की तरफ देखते हैं। जिसमें खुदा ना खास्ता कोई कहे रिस्क ये है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, कभी किसी को ये कहते हैं आपने सुना है कि रिस्क ये है कि मैं पास हो जाऊं। तो रिस्क की जहां पे बात आती है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है नेगेटिव आउटकम की। तो जब भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है, दो रिस्क हैं। पहला रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहला रिस्क ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा रिस्क ये है कि ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जब भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है, दो रिस्क है। पहला रिस्क ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये चांसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, तभी तो भाई आपको ऑडिट पे बुलाया गया है। अगर शेयर होल्डर्स को ये कंफर्म होता, यकीन होता कि भाई डायरेक्टर ने जो किया है सही किया, फिर तो ऑडिट का प्रोसेस ही एग्जिस्ट ना करता, ऑडिट ही एग्जिस्ट ना करता। ऑडिट ही तो इसलिए एग्जिस्ट करता है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डाउट है जो डायरेक्टर्स ने बनाई नहीं है। तो वही डाउट तो हम भी लेके ऑडिट पे जा रहे हैं अपने माइंड में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्योंकि अगर मुझे पहले से ही ये पता हो कि नहीं नहीं ऑडिटर्स डायरेक्टर्स तो बहुत हाजी लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी, कोई गलती नहीं होगी, मैं जानता हूँ इन लोगों को, बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, तो बस फिर आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी तो आपने अपने माइंड में रखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है ऑडिटर उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और अगर ऑडिटर उसे डिटेक्ट ना कर पाया, द ऑडिटर may give incorrect audit opinion on the financial statements being audited. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और अगर ऑडिटर उसे डिटेक्ट ना कर पाया, तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे सकता है। देखें, रिस्क में मैंने क्या कहा था? पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग, इसलिए मैंने यहां पे भी लफ्ज में इस्तेमाल किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है, वाकई ना हो, ये तो जब टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा ना। ऑडिटर में गिव इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, हो सकता है भाई सही ओपिनियन देना ही सही ओपिनियन चाहिए, लेकिन रिस्क जब डिस्कस करें तो मे की टर्म यूज करें, मे, माइट, कुड। फंक्शनल इंग्लिश पढ़ा हुआ है आपने। द ऑडिटर मे गिव इन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई और अगर ऑडिटर उसे डिटेक्ट ना कर पाया, तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे सकता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, मैं उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, तो मैं तो यही कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। तो क्या ये ओपिनियन ठीक होगा? नहीं, ये तो ओपिनियन गलत हो जाएगा। और अगर ऑडिटर ने गलत ओपिनियन दे दिया तो ऑडिटर के एंड पे ये ह्यूज नेग्लिजेंस होगी। क्लाइंट आपको सू कर देगा फॉर नेग्लिजेंस कि आपने तो गलत ओपिनियन दे दिया, और फर्म की रेप्यूट भी खराब होगी, नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है। तो इसलिए ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एनी इनकरेक्ट ओपिनियन। तो ऑडिटर में गिव इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑडिट रिस्क। यानी ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं गलत ओपिनियन न देते। ऑडिट में रिस्क ये है कि ऑडिटर कहीं
गलत ओपिनियन न दे दे, इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। अब इस रिस्क को आपने क्या करना है, दिस रिस्क शुड बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये जो रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन बीइंग गिवन है ना, इसको आपने रिड्यूस करना है। रिस्क को हमेशा कम किया जाता है, रिस्क को बढ़ाया नहीं जाता। और वो रिस्क जिसके साथ नेगेटिव आउटकम अटैच, एक तो ये होता है ना कि मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, अब वो टू वे रिस्क होता है कि शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो वहां पे अगर बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो तो इंसान ज्यादा रिस्क लेता है। वो रिस्क है, वो बढ़ा सकते हैं आप। ये वो वाला रिस्क नहीं है, ये कम करने वाला रिस्क है। ये नेगेटिव आउटकम इसके साथ अटैच है। दिस रिस्क शुड बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। इसको रिड्यूस करना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिस्क अराइज कहां से हो रहा है। एक तो ये रिस्क अराइज हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। क्या इस पॉसिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट हो ही ना? नहीं भाई, इसको तो कम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कम किया जा सकता? इसकी तो एक ही सूरत बनती है कम करने की, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ही बनाना शुरू करते हैं, जो कि बीइंग एन ऑडिटर हमने पढ़ा है कि हम नहीं बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं? ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस डेफिनेटली, ये तो हमारा ही रिस्क है। इसको तो कम किया जा सकता है। स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ यूज करें, अप्रोप्रिएट टाइम क्लाइंट पे स्पेंड करें, सैंपल साइज सही चूज करें। अब इसका क्या करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हम इसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक हल है। वो एक हल है कि हम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी लें। डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी से मुराद ऑडिट क्लाइंट। जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग लें। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर उस एरिया को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां मटेरियल में स्टेटमेंट होती है। इसको इस तरह समझें कि आपने अगर कभी ये ड्रामास वगैरह देखे हो, जैसा सीआईडी टाइप, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टाइप ड्रामे होते हैं या मूवीज होती हैं, फिल्में होती हैं, उसमें अगर मिसाल के तौर पे कोई मर्डर हो जाए, तो अब ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि पूरी दुनिया के अंदर से कोई भी मर्डर कर सकता है। ये तो जारी बात है, पॉसिबिलिटी है कि पूरी दुनिया में से कोई भी शख्स मर्डर कर सकता है। तो क्या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पूरी दुनिया पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले क्या करेगा, सस्पेक्ट्स माइंड में लाएगा कि कौन कौन इस कत्ल में, इस मर्डर में मुलविस हो सकते हैं। देखा होगा आपने जनाब, मूवीज में वो कहता है कि आई नीड द बैंक स्टेटमेंट्स, आई नीड द बैंक ट्रांसफर्स, आई नीड द सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, आई नीड द कॉल लिस्ट, द मैसेजेस। क्यों? इसलिए कि ताकि पता चले कि इसके कारोबारी, फाइनेंशियली, पैसों के मामलात किन किन लोगों के साथ थे, कन्वर्सेशन किस किस के साथ थी, इसके अलावा ताल्लुकात किस किस के साथ थे, उठना बैठना किस किस के साथ था। जब सस्पेक्ट्स मालूम हो जाएंगे, फिर एक एक पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खुद नहीं बना सकते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर उस एरिया को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्लाइंट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी लेंगे, और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। डिटेल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। यानी कौन से रिस्क असेसमेंट? यानी जब रिस्क असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि कहां कहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियली मिसस्टेटेड होने के चांसेस हैं।
या इसको हम कह सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, कि कौन कौन से एरियाज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। सो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं हम बना सकते, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिस्क की पॉसिबिलिटी है इसको तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने नहीं बनाई। तो वो रिस्क तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं, इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते, याद रखें। लेकिन हम क्लाइंट की डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेकर हर उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। चंद बेसिक एग्जांपल्स आपको देता हूं, और फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी का ताल्लुक जो है वो रिस्क असेसमेंट के साथ है। अच्छा जी, पहली पहली बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जब आप उनसे उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे तो आपने कहा अच्छा जी आप काइंडली मुझे ये बताएं कि इस साल आपने कोई अपने फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में आपका कोई चेंज आया है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर यानी आपके फाइनेंस के अंदर दो चीजें होती है ना, डेट और इक्विटी। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, इस साल हमने फर्दर शेयर्स इशू किए हैं, फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी कि इस साल हमने फर्दर शेयर इशू किए। फौरन से आपने अपने माइंड में क्या किया, आपने कहा अच्छा अगर एंटिटी फर्दर शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट करते हैं कैश को, यानी ट्रीटमेंट आप अपने माइंड में ले आएंगे, मैं इसको डबल एंट्री की फॉर्म में लिख रहा हूं। एंटिटी कैश को डेबिट करती है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है पार वैल्यू के साथ, और अगर पार वैल्यू से ऊपर है तो शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करती है। सो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कि एंटिटी कैश रिकॉर्ड करेगी और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगी, यानी इक्विटी सेक्शन में दो हिस्से होंगे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, पार वैल्यू तक शेयर कैपिटल और उससे ऊपर शेयर प्रीमियम। ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। फौरन आपके माइंड में आ गया कि देयर इज अ रिस्क दैट द इशुएंस ऑफ शेयर्स may not be correctly split between share capital and share premium। रिस्क ये हो सकता है कि उन्होंने इसको करेक्टली शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। देखिए याद रहे कि हम प्लानिंग स्टेज पे हैं, याद रहे कि हम प्लानिंग स्टेज पे हैं और प्लानिंग स्टेज पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं होती। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहां कहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। इसका फायदा हमें क्या होगा कि जब हम टेस्टिंग की स्टेज पर जाएंगे तो फौरन जाके चेक करेंगे कि जाके देखो कि इन्होंने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, क्योंकि जो चीज आपके माइंड में नहीं होगी फिर वो चेक भी नहीं होगी, और जिस चीज को आपने एज अ रिस्क आइडेंटिफाई किया है उस पर आप जाके आगे टेस्टिंग भी परफॉर्म करेंगे। सो याद रखिए देयर इज अ रिस्क दैट शेयर इश्यूएंस मे नॉट, यहाँ पे लफ्ज मैंने मे का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने करेक्टली स्प्लिट कर दिया और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके देखो तो हो सकता है सब कुछ ठीक रिकॉर्डेड हो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया होगा, अपने पास एक लिस्ट बनाई हुई होगी रिस्क की, और उसमें पहला रिस्क रिकॉर्ड कर दूंगा कि यार इक्विटी में रिस्क हो सकता है, ताकि जब हम टेस्टिंग की स्टेज पे जाएं तो फिर वहां पर इसको आइडेंटिफाई, इस पर टेस्टिंग परफॉर्म करके चेक कर लें क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। अच्छा जी, फिर उन्होंने आपको एक दूसरी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी इस साल हमने रिफर्बिशमेंट की है। रिफर्बिशमेंट की है, क्या रिफर्बिशमेंट की है, हमने कुछ अपने जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं
उनको कुछ को अपग्रेड किया है, कुछ को रिपेयर किया है, कुछ को रिप्लेस किया, रिफर्बिशमेंट किया। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी। फौरन से आपके माइंड में आ गया कि यार ये जो रिफर्बिशमेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कुछ को अपग्रेड किया है, कुछ को रिपेयर किया, कुछ को रिप्लेस किया, ये तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी दिस इज सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर। और उसमें सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर में दो टाइप्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दिस शुड बी एक्सपेंस्ड आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि उन्होंने कहा अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एज लॉन्ग एज प्रीवियस को आपने राइट ऑफ कर दी है। फौरन से फिर आपके माइंड में आया देयर इज अ रिस्क दैट एक्सपेंसेस may be misclassified। रिस्क ये हो सकता है कि एक्सपेंसेस को मिसक्लासिफाई किया। मिसक्लासिफाई का मतलब कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया और रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया। अब हमें नहीं पता कि वाकई ही ऐसा हुआ होगा कि नहीं, ये तो जब हम टेस्टिंग के स्टेज पे जाएंगे तो जाके चेक करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपनी लिस्ट के अंदर एक और रिस्क लिख लेंगे कि यार रीफर्बिशमेंट का रिस्क है, उसको जाके हमने चेक करना है। जब हम टेस्टिंग के स्टेज पे जाएंगे तो जाके चेक करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेक्टली कैपिटलाइज किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करेक्टली एक्सपेंस आउट किए। तो देखिए जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं कि ये भी रिस्क हो सकता है, वो भी रिस्क हो सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको बताया कि हम जो सेल्स करते हैं मेजरली हमारी क्रेडिट सेल्स है, मेजरली हमारी क्रेडिट सेल्स है। और कस्टमर को हम 30 to 60 डेज का क्रेडिट पीरियड ऑफर करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि 100% रिकवरीज आपकी हो जाती हैं? उन्होंने कहा जी 100% तो नहीं हो पाती, लेकिन मेजरली हो जाती है। तो इसका मतलब है जब 100% नहीं हो पाती तो इनको क्या करना चाहिए, अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिकॉर्ड करना चाहिए। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट जिसको बोलते हैं। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्या मतलब है, जो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट होता है। allowance for receivables, allowance for irrecoverable debt। और अलाउंस की एंट्री क्या होती है, अलाउंस की एंट्री सिंपली ये होती है कि हम डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट और लॉस को और क्रेडिट कर देते हैं अलाउंस को, अलाउंस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। यानी डेबिट एंट्री चली गई प्रॉफिट और लॉस में और क्रेडिट एंट्री अलाउंस का अकाउंट बना लेते हैं, इसको लेजर से रिमूव नहीं करते। डायरेक्टली जाके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल के बैलेंस से क्लोजिंग अलाउंस लेस कर देते हैं। सो मेजरली क्रेडिट सेल्स करते हैं और 30 to 60 डेज का क्रेडिट पीरियड, इनको अलाउंस क्रिएट करना चाहिए उन रिसीवेबल के अगेंस्ट जो पॉसिबिलिटी की हो सकता है ना पे करें। तो देयर इज अ रिस्क दैट अलाउंस may not be recorded at all। हो सकता है अलाउंस रिकॉर्ड ही ना किया हो कंप्लीटली, और एट इनकरेक्ट अमाउंट्स या इनकरेक्ट एस्टिमेट हो इनका, कि इनके रिसीवेबल 2% जो है वो बैड होने के चांसेस थे, इन्होंने सिर्फ 0.5% अलाउंस क्रिएट किया, तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट।
और एट इनकरेक्ट अमाउंट। अब हमें नहीं पता कि वाकई ऐसा हो सकता है अलाउंस रिकॉर्ड किया वो हो सकता है सही वैल्यू पे किया हो। जस्ट रिस्क की जो मैं लिस्ट बना रहा हूं उसमें जाके अलाउंस का रिस्क लिख लूंगा कि जब टेस्टिंग स्टेज पे जाऊं तो मुझे अलाउंस भी चेक करना है कि रिकॉर्डेड है, और अगर रिकॉर्डेड है तो करेक्ट अमाउंट्स पे रिकॉर्डेड है या नहीं। सो हम क्या कर रहे हैं कि प्लानिंग स्टेज पे हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ले रहे हैं, हर उस एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ताकि जब हम टेस्टिंग स्टेज पे जाएं तो हम उसको जाके कंफर्म कर लें कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है। सो इससे फायदा क्या होगा कि जब हम हर उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, और फिर टेस्टिंग स्टेज पे जाके उस पर एविडेंस भी गैदर कर लेंगे, तो अल्टीमेटली ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट ओपिनियन बीइंग गिवन रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने कहा था कि हम ये तो नहीं कर सकते कि ये पॉसिबिलिटी खत्म कर दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट ही ना हो। ये तो तभी पॉसिबल है जब हम खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, और जो कि हम बना नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकती है, ताकि जो है ऑडिट रिस्क को अल्टीमेटली रिड्यूस किया जा सके।